गुड इवनिंग। अभी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें 127th अमेंडमेंट बिल की बात की गई थी, जिसमें ओबीसी को लेकर के कि स्टेट को इस दोबारा से राइट मिल जाएगा कि ओबीसी की लिस्ट जारी कर सके। अब बात करने जा रहे हैं, मैंने कहा था आरक्षण पर थोड़ी और बात कर लेंगे। तो आर्टिकल 16 जो है फंडामेंटल राइट का, वो कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट in public employment only on the basis of the religion, race, caste, sex, residence, descent and place of birth or any of these। तो इन 7 चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन करने की बात नहीं की गई है। तो जैसे ही रिजर्वेशन हुआ वैसे ही पहला केस हो गया कि भाई इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बात की गई और रिजर्वेशन का आधार तो कास्ट ही बन रहा है। तो उसमें न्यायालय ने कहा कि देखिए, इसमें कहा गया डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन उसे कहते हैं कि जैसे कोई ऐसा कोई भेद जो एडवर्स इफेक्ट डालता हो, उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, माने विच एडवर्सली इफेक्ट। तो दैट डिस्क्रिमिनेशन इफ द डिस्क्रिमिनेशन जो बनने का आधार है वो रेशनल है और प्रमोशन करता है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाता है। तो इक्वलिटी की बात की गई है। इक्वल बिहेवियर का मतलब है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का मतलब ये हो गया कि जहाँ डिस्क्रिमिनेशन है उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिट तो इसकी यही है ना कि भेद ना किया जाए। तो इसका मतलब साफ हो गया, जहाँ भेद है उसको ख़त्म भी किया जाएगा। तो उसमें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहा जा रहा भेद नहीं किया जाएगा। तो इसके जो 1 और 2 जो क्लाजेज हैं 16 के, वो भेद नहीं करने की बात करते हैं। और उसके बाद 3, 4, 5, 6 जो हैं वो रेशनल ग्राउंड पर फॉर द सेक ऑफ द प्रमोशन जो है वो एक विवेकपूर्ण भेद की बात करते हैं। इसको लेकर के अभी हमने बताया था कि मंडल कमीशन 79 में बैठाला गया था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो बीपी सिंह ने लागू की। जैसे उसको लागू किया तो एक बड़ा केस हुआ जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। उसमें कुछ बातें कही गई थी, उन बातों को ही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो राइडर्स लगाए थे कि आरक्षण तो होगा लेकिन ये बातें नहीं होंगी, उन बातों को ही सुपरसीड करने के लिए, उन बातों को ही टर्न डाउन करने के लिए आगे 16 में 4 अमेंडमेंट करके क्लाजेज 4A के अंदर फिर एक संशोधन हुआ 77 से 85th अमेंडमेंट एक्ट से, और फिर 4B जोड़ा गया 81st अमेंडमेंट से, और 6 जोड़ा गया क्लास 6, 16 में क्लास 6 जोड़ा गया अभी 103 अमेंडमेंट करके, जो अभी 2019 में किया गया है। तो वहाँ इंदिरा साहनी के केसेस में क्या बात कही गई थी और ये उसको कैसे संविधान संशोधन के द्वारा उन बातों को के खिलाफ जो है या उन बातों को कवर अप करने के लिए किस तरीके से संशोधन किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इंदिरा साहनी के केस में रिजर्वेशन को लेकर के कुछ बातें कही गई थी। वो ये कहा गया था कि आरक्षण जो है वो 50% के आसपास सीलिंग जो है 49.5 फिक्स कर दी गई थी, जिसको आजकल अखबारों में कैप लिखा जा रहा है कि आरक्षण उससे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी बात उसमें ये कही गई थी कि आरक्षण जो है वो प्रारंभिक भर्ती में दिया जाएगा, प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। माने प्रारंभिक भर्ती में जब कोई भर्ती हो जाएगा तो उसके बाद वो तो जो भर्ती हो गया तो उसका क्लास जो है वो ओबीसी, SC, ST तो रहा नहीं। अब तो जब आरक्षित वर्ग से उसने एक जगह मुकाम पा लिया तो अब वो सामान्य हो गया। तो ये फिलॉसफी थी इसके पीछे कि इनिशियल भर्ती जब मिल जाती है, कोई IAS बन गया और IAS बन गया तो IAS के सारे IAS एक जैसे हो गए, यदि PCS बन गया तो सारे PCS एक जैसे हो गए, इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर का क्लास उसको मिल गया, तो फिर आगे बराबर ट्रीटमेंट हो ड्यूरिंग द सर्विस। तो कहा गया इनिशियल भर्ती में रहेगा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। तीसरी बात ये कही गई, बहुत बार ऐसा होता है कि आरक्षित सीटें जो हैं अप्रोप्रिएट कैंडिडेट ना मिलने के कारण उसमें एडुकेट मतलब वो सीटें अनफिल्ड रह जाती हैं, तो उनको क्या किया जाए। तो उसमें कहा गया, उसके लिए एक टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया गया, रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड।
अग्रनयन का सिद्धांत। अग्रनयन का सिद्धांत ये कहता है कि आरक्षित वर्ग की खाली सीटें अगले 3 वर्षों तक खाली रखी जाएंगी और वो आरक्षित वर्ग से ही भरी जाएंगी, साधारण जनरल कैटेगरी से नहीं भरी जाएंगी। लेकिन यदि इन पिछली खाली सीटों को भरोगे तो करंट ईयर में 50% की सीलिंग का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और अगले 3 वर्षों तक यदि आरक्षित सीटों के लिए उपयुक्त विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो फिर उनको 3 साल बाद जनरल कर दिया जाएगा। तो ये रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड रखा गया। इसके बाद इसी में इंदिरा साहनी के केस में अब 3 बातें मैं फिर रिकैप कर देता हूँ कि कहा गया कि आरक्षण इनिशियल प्रारंभिक भर्ती में होगा, प्रमोशन में नहीं होगा। दूसरी बात कहा गया कि आरक्षण 50%, ये 50% का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये बता दिया जाए। आरक्षण का 50% का जो कॉन्सेप्ट आया है वो आर्टिकल 335 से आया है। वो इफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई कि जब आप विशेष वर्ग के लिए प्रावधान कर रहे हों तो उससे प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो उसको 335 के साथ पढ़ करके जब आरक्षण का व्यवस्था किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस कहा कि सोशल वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी के बीच में एक हैप्पी ब्लेंडिंग और बैलेंस रहना चाहिए। इसलिए आरक्षण दे करके हम वेलफेयर स्टेट और पिछड़ों को सामान्य और दोनों को साथ साथ आगे ले जाने की बात भी करें, और जो है प्रशासनिक दक्षता के साथ भी कोई समझौता ना हो। ऐसे इस बात को ध्यान में रख करके 50% का कॉन्सेप्ट लाया गया। फिर उसमें कहा गया कि रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड होगा। तो रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड के तहत ये कहा गया कि आरक्षित वर्ग की खाली सीटें जो हैं वो अगले 3 साल तक खाली रखी जाएंगी, और उसके बाद ये फिर भी उसमें लाभार्थी आरक्षित वर्ग से नहीं मिलते हैं उपयुक्त, तो उनको सामान्य कर दिया जाएगा। और जब पिछली सीटों को करंट ईयर में भरा जाएगा खाली पदों को, तो उसमें 50% की सीलिंग का उल्लंघन नहीं होगा। ये बातें। चौथी बात ये उसमें उसी समय ये बात कही गई थी कि जो लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनको हम जब उनके लिए आरक्षण कर रहे हैं तो ये ध्यान रखा जाए कि उनमें से जो आर्थिक रूप से अगड़े हैं उनको पिछड़ा ना माना जाए। Those who are economically forward among the socially and educationally backward should not be treated as backward. That section amongst the socially and educationally backward called the creamy layer. दो इस बात का को ध्यान में रख करके कहा गया कि आरक्षित वर्ग जो पिछड़ा है शैक्षिक और सामाजिक रूप से, उनमें आर्थिक रूप से। अब इसमें सवाल ये उठता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों में जो आर्थिक रूप से अगड़े हैं उनको यदि क्रीमी लेयर कर दिया गया है तो फिर ये नेचुरल कोरोलरी बन जाएगी कि जो लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से अगड़े हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उसी समय बात हुई इंदिरा साहनी के केस में, तो क्यों ना उनको बैकवर्ड कर लिया जाए। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द क्राइटेरियन टू डिसाइड द बैकवर्डनेस कैन नेवर बी द सोल इकोनॉमिक ग्राउंड, माने ऑन इकोनॉमिक बेसिस ओनली एनी क्लास कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बैकवर्ड क्लास, माने द इकोनॉमिक क्राइटेरियन कैन नेवर बी द सोल क्राइटेरियन टू डिसाइड द बैकवर्डनेस ऑफ अ क्लास। तो ये 4 बातें उसमें आई थी। अब इन चारों बातों को ओवरकम करने के लिए अमेंडमेंट हुए। तो सबसे पहला अमेंडमेंट 95 में किया गया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और वो ये किया गया कि प्रमोशन में आरक्षण की बात कर दी गई, और ये जो है 77वां अमेंडमेंट था, और इसके तहत कहा गया कि प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। तो ये जो आरक्षण दिया जाएगा इसमें फिर प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा जब आप क्लास 4 पढ़ेंगे 4A, तो 4A जोड़ दिया गया। अब 4A जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके साथ छोटा सा ब्रैकेट में एक अंदर बात की गई है। उसमें जब नंबर पड़ा हुआ आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखेंगे कि 85वां अमेंडमेंट से, जो कि 2001 में किया गया, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, NDA फर्स्ट की सरकार थी,
उसमें ये व्यवस्था की गई कि प्रमोशन के साथ लिखा गया इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, परिणामी ज्येष्ठता के साथ प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये टेक्निकली बात आप ध्यान रखिएगा कि परिणामी ज्येष्ठता जो है वो 77th अमेंडमेंट के अलावा 85th अमेंडमेंट से जुड़ी गई थी 2001 में, कि माने जिनको प्रमोशन दिया जाएगा उनको साथ ही साथ उनको सीनियरिटी भी मिलेगी, ये उसमें जोड़ दिया गया। तो ये दो बातें हुई। तीसरा जो सीलिंग वाला मामला था, इसके लिए 81st अमेंडमेंट किया गया, जो कि फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में किया गया। उसमें कहा गया कि जो आप ये जोड़ा गया क्लाज इसमें 16 आर्टिकल 16 क्लाज 4B, तो 4B जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि जो खाली बचे हुए पद हैं उनको आगे भरा जाएगा और वो हमेशा आरक्षित, खाली पद आरक्षित ही रहेंगे और उनको हमेशा के लिए आरक्षित ही रखा जाएगा, और जब उनको करेंट वैकेंसी में शामिल किया जाएगा तो पिछले बार के जितने भी खाली पद हैं उनके ऊपर 50% की सीलिंग का नियम लागू नहीं होगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया 3 बातें जो इंदिरा साहनी के केस में की गई थी, उनको 77वें 77th अमेंडमेंट एक्ट 95 में किया गया और 81st अमेंडमेंट एक्ट जो 2000 में किया गया और 85th अमेंडमेंट एक्ट। 85th जो अमेंडमेंट एक्ट था 2001 का, उसमें जो बात जोड़ी गई वो प्रमोशन के साथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जोड़ी। तो प्रमोशन एक अमेंडमेंट से किया गया, प्रमोशन में आरक्षण की बात, लेकिन प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये दूसरे अमेंडमेंट से किया गया। एक कांग्रेस के ज़माने में किया गया, एक एनडीए के ज़माने में, एक 95 में किया गया और एक 2001 में किया गया। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम में यदि आता है तो दोनों बातों को एक ही अमेंडमेंट में मत रख दीजिएगा। और इस बार सवाल आने की बहुत संभावना है क्योंकि आरक्षण को लेकर के ये अभी बिल पास हुए हैं और इस समय बहुत चर्चा में है। अब ये जो बात बची थी, और वो बात क्या बची थी कि सोल इकोनॉमिक क्राइटेरियन की बेसिस पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को ख़त्म करने के लिए ये जो अमेंडमेंट है अभी एनडीए 2 गवर्नमेंट ने मोदी सरकार के समय पास कर दिया गया और इसमें कहा गया कि जो लोग अदरवाइज जो ऊपर दिए गए हैं 4 और 5 में जिनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनके अलावा माने जो लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं है, SC ST नहीं है, उनमें से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें 2 बातों का एक साथ ही उल्लंघन हुआ। एक तो 50% सीलिंग का उल्लंघन हो गया क्योंकि ये आरक्षण जो है बिसाइड्स 50% का जो कोटा है उसके अलावा दिया गया है। तो एक बात जो इंदिरा साहनी के केस में थी उसका उल्लंघन तो पहले भी हो गया था कि पिछली आरक्षित सीटों को जो भरा जाएगा करंट में, तो एक वो बात हो गई थी। दूसरा, इस बार 50% की सीलिंग बगैर उल्लंघन किए 10% का कोटा दिया ही नहीं जा सकता था। दैट इज नॉट गिवन विद इन द 50%, इट इज बिसाइड 50% विच इज ऑलरेडी देयर। एक चीज़ तो ये उल्लंघन हुआ, इंदिरा साहनी के केस का उल्लंघन माने ओवर रूल किया गया, और दूसरा ओवर रूल किया गया कि सोल क्राइटेरियन, इकोनॉमिक क्राइटेरियन की बेसिस पर आरक्षण दिया गया। ये जोड़ा गया है 103 अमेंडमेंट से जो कि 2019 में किया गया। तो इतने हो गई बात जो आरक्षण से संबंधित संविधान में प्राविधान के तहत बात की गई। अब हम आरक्षण की बात यदि करें तो मूलतः आरक्षण 10 साल के लिए लगाया गया था और इस पर लगातार अमेंडमेंट करना पड़ता है और 10-10 साल करके। तो चूँकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के तहत है, डायरेक्ट इलेक्शन के तहत सरकार बनती है, तो इसमें संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सब लोग संख्या जुटाने के लिए, अभी आपने देखा होगा आरक्षण का विधेयक जो पास हुआ तो इसमें एक भी व्यक्ति ने इसके विरोध में मत नहीं डाला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी राजनीतिक दल और बढ़ चढ़ करके सब लोग ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम तो पहले ही कह रहे थे, अधीर रंजन ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसा लाओ। जब ये 2002 पास कर रहे, वो जो 102 अमेंडमेंट पास कर रहे थे, तभी हमने कहा था कि इसको आप मत पास करिए।
फिर इन्होंने पास कर दिया, अब जब दबाव हम लोगों ने डाला तब ये कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि आरक्षण जो है वो क्या माने जो किया जा रहा है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि तथ्य को कोई लॉजिक नहीं झुठला सकता। तो तथ्य यह है कि भारतवर्ष में जो समानता भारी पैमाने पर दिखाई पड़ती है, शहरों में तमाम सारे आरक्षित वर्ग के, दलितों के, SC ST के साथ साथ बच्चे पढ़ते दिखाई पड़ते हैं, जिनको लेकर के सवर्ण बच्चे इसका विरोध करते हैं कि साथ में पढ़ते हैं, साथ में कोचिंग, साथ में पब्लिक स्कूल में पढ़ना, साथ में फलाना, साथ में ये चीज़। तो अब कैसा, तो ये जो आज ये माहौल बना है कि लोग ईर्ष्या करने लगे हैं कि आरक्षण क्यों, ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ है कि आरक्षण दिया गया है। आरक्षण नहीं दिया गया होता तो चाहे जितनी बढ़िया पूजा पाठ और लिप सर्विस की जाती, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा परिवर्तन कभी नहीं आया होता। तो इसका मतलब है कि आरक्षण से समाज बदला है, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब जैसे हर अच्छी बात पॉलिटिकल हैंडलिंग जब उसकी हो जाती है तो उसमें मर्यादा खो जाती है और उसके शुभ के साथ अशुभ थोड़ा बहुत घटित होने लगता है। तो अब ये कहा जा सकता है कि इट इज़ ए गुड टूल इन बैड हैंड्स, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन अब कोई पूछता है कि आरक्षण कब तक चलेगा, आरक्षण कब खत्म होगा, तो सवाल उठता आरक्षण क्यों है। आरक्षण इसलिए है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सरकारी नौकरियां कम हैं, सीटें कम हैं, इंजीनियरिंग की सीटें कम हैं, डॉक्टरी की सीटें कम हैं, IAS IPS सीटें कम हैं, माने सब कुछ कम है और मांगने वाले ज़्यादा हैं। तो आरक्षण कब तक रहेगा? जब तक सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा रहेगी। यदि भारत का आर्थिक वातावरण, भारत में जो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार है, और जिस समय जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनकी हैसियत नौकरी पेशा वालों से ज़्यादा अच्छी होगी, जिस समय जो स्वरोजगार में हैं ऐसे लोग ज़्यादा संपन्न दिखने लगेंगे, और जब सरकारी नौकरियों में जाने की तमन्ना लोगों की कम हो जाएगी और वहाँ सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम होगी। माने कहने का अर्थ ये है कि जब इक्विटी, बराबरी के साथ भारत विकसित हो जाएगा और ऐसी चीज़ों के लिए मांग कम हो जाएगी, पूर्ति ज़्यादा होगी, तो आरक्षण अपने आप निरर्थक हो जाएगा। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को आरक्षित वर्ग में शामिल किया गया शुरू से, तो कुछ लोगों को ही आरक्षित वर्ग में ज़्यादा फायदा पा रहे हैं और अनेक जातियां उसमें पिछड़ रही। तो एक ये भी संभावना बनती है कि पिछड़ों में अति पिछड़े, दलितों में अति दलित संगठित होकर के और अपने खिलाफ, अपने पक्ष में, इनके अपने ही वर्ग में जो ज़्यादा ऊंची जगहों पर अधिष्ठित हैं उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे, तो शायद ये इसके खिलाफ कोई माहौल बने। क्योंकि निश्चित रूप से जो आरक्षण के पैरामीटर्स पहले थे, अब वही पैरामीटर्स उपयुक्त नहीं हैं। तो जिन बेसिस पर आरक्षण लागू किया गया था, अब वो बेसिस को बढ़ाया जाने की ज़रूरत है, उसका डोमेन ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए। तमाम सारे ऐसे अन्य पैरामीटर शैक्षिक और सामाजिक के अलावा भी इन्वॉल्व हो गए हैं जो आज की दौड़ में अनेक लोगों को पीछे कर रहे हैं। तो इसका एक पैरामीटर माने ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, पब्लिक गैर पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे, अंग्रेजी गैर अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे, और तमाम सारे पैरामीटर्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो इसको ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। आरक्षण अभी भी एक प्रभावी टूल है समाज में समता लाने के लिए और राष्ट्र का एक साथ विकास करने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर अब ज़रूरत इस बात की है कि इसके पैरामीटर्स को ज़्यादा डायनेमिक कर दिया जाए, बहुत स्टैटिक ना रखा जाए, जिससे नई खाई और नया भेद फिर ना बने कि फिर से एक नया आंदोलन खड़ा हो, फिर से कोई खून खराबा हो। तो इसलिए आरक्षण को लेकर के 2 ही 3 बातें माने इसके लिए कही जा सकती हैं कि एक तो संपन्नता सर्वसुलभ हो जाए, दूसरा जो है इसके पैरामीटर्स थोड़े ज़्यादा डायनेमिक और साइंटिफिक बना लिए जाए। लेकिन आरक्षण अभी भी देश की एक आवश्यकता है। अनेक और लोग भी उसमें ज़्यादा ठीक से जिनके लिए है वो लाभान्वित हो सके, ऐसा कोई टूल या ऐसा कोई कमीशन या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बना लिया जाए जो एपॉलिटिकल हो और नए सिरे से आरक्षण के आधार को निर्धारित करे।
थैंक यू।